Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओटाइटिस प्यूबिस के बारे में। ओटाइटिस प्यूबिस के बारे में जानने और समझने से पहले कि ओटाइटिस प्यूबिस क्या होता है, इस इंजरी का कॉज क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किनको ये ज्यादा होता है या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ये सब जानने और समझने से पहले हम समझते हैं हमारे पेल्विस एरिया यानी कि हमारे पेल्विक रीजन। पेल्विस हमारा जो ह्यूमन ट्रंक होता है उस ट्रंक का सबसे लोअर मोस्ट एरिया होता है, यानी सबसे लोअर पार्ट में पेल्विस लोकेटेड होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन और थाई के बीच का एरिया होता है। इसी को हम पेल्विक रीजन भी कहते हैं। कई बार बोनी पेल्विस या पेल्विक स्केलेटन भी कहा जाता है। जो पेल्विक रीजन होता है ट्रंक का, उसमें बोनी पेल्विस, पेल्विक कैविटी जो कि एक स्पेस होता है बोनी पेल्विस जिसे एनक्लोज करता है, उसके अलावा पेल्विक फ्लोर, पेरिनियम और उसके आसपास के एरियाज इंक्लूड होते हैं। पेल्विक स्केलेटन जो होता है वो फॉर्म होता है हमारे बैक एरिया से, जहाँ पे वो सैक्रम और कॉसिक से बनता है, और लेफ्ट एंड साइड राइट साइड से वो हिप बोन से बनता है। यानी कि हमारा सैक्रम, कॉसिक्स जो हिप बोन्स है, उन बोन्स को मिला करके हमारा बेसिकली पेल्विक रीजन बनता है। कुछ इस डायग्राम की तरह हमारा पेल्विस रीजन दिखता है, जिसमें हिप बोन होते हैं, हिप जॉइंट होता है जो कि हमारे पेल्विस और फीमोरल यानी फीमर बोन को कनेक्ट करते हुए हिप जॉइंट बनता है, और वहाँ एक फीमोरल हेड होता है जो कि कनेक्शन होता है हमारे फीमर और हिप जॉइंट का, जो कि आर्टिकुलेट से बनता है। यानी कि अगर जब फीमर हमारे जॉइंट में या पेल्विस में जब आर्टिकुलेट करते हैं तो उन वहाँ हिप जॉइंट होता है और हिप जॉइंट्स के मूवमेंट्स वहां पे पॉसिबल हो पाते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारी हिप बोन्स है जो कि इलियम है, इस्कियम है, हमारी प्यूबिस है, फिर हमारे जो स्पाइन है उस स्पाइन के जो लास्ट दो वर्टिब्रे होते हैं सैक्रम और कॉसिक्स, वो लोकेटेड है। फीमर का जो फीमोरल हेड है वो हम आर्टिकुलेट करता है हमारे पेल्विक्स रीजन से, हमारे हिप से। तो इस तरह से हमारा कुछ पेल्विस और हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पेल्विस रीजन में बोनी पेल्विस, पेल्विक कैविटी, पेल्विक फ्लोर और पेरिनियम होता है। जो बोनी पेल्विस है यानी कि पेल्विक स्केलेटन जो है, वो हमारे स्केलेटन का ही एक पार्ट होता है जो कि पेल्विक रीजन में एम्बेडेड होता है, यानी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसको भी सब डिवाइड किया जाता है बेसिकली दो रीजन में, एक पेल्विक गर्डन और एक पेल्विक स्पाइन। जो हमारा पेल्विक गर्डन होता है वो बना होता है हमारी हिप बोन से, जो कि इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, इन तीनों बोन से हमारा पेल्विक गर्डन बना होता है। और ये तीनों बोन्स हमारे एक रिंग का स्ट्रक्चर वो लेते हैं।
और यही कनेक्ट करते हैं हमारे पेल्विक रीजन को हमारे स्पाइन से और हमारे लोअर लिम्ब से। जो हमारा पेल्विक स्पाइन है, जैसा कि हमने देखा कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो हमारा बोनी पेल्विस है, एक पेल्विक गर्डल और एक पेल्विक स्पाइन। पेल्विक गर्डल तो हमारे 3 बोन से बना होता है, जो कि हिप बोन्स होती है, इलियम, ischium और प्यूबिस। वहीं जो हमारा पेल्विक स्पाइन का जो डिवीजन है वो बना होता है हमारे सैक्रम और कॉसिक्स से। जो हमारा पेल्विक कैविटी है, ये एक छोटा सा स्पेस होता है जहां बोनी पेल्विस प्रेजेंट होते हैं, या बोनी पेल्विस के आसपास का जो स्पेस होता है उसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं, जिसमें एक पेल्विक ब्रिम ऊपर होती है, एबव होती है, पेल्विक फ्लोर नीचे होता है। या हम पेल्विक कैविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो पूरा स्पेस है वो पेल्विक स्केलेटन से एनक्लोज्ड रहता है, और वो सब डिवाइडेड होता है ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस में। जो हमारा ट्रू पेल्विस होता है वो हमारे पेल्विक ब्रिम के नीचे का हिस्सा होता है, उसे हम लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस कहते हैं। पेल्विक ब्रिम के ऊपर का जो सेक्शन होता है उसे हम ग्रेटर पेल्विस या फॉल्स पेल्विस कहते हैं। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर प्रेजेंट होती है, जो कि पेल्विक कैविटी के नीचे होती है। पेरिनियम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा पेल्विक फ्लोर के नीचे होता है। यानी हमारा पेल्विक कैविटी, फिर पेल्विक फ्लोर, और फिर पेल्विक फ्लोर के नीचे हमारा पेरिनियम प्रेजेंट होता है। जो हमारा पेल्विक स्केलेटन है वो बेसिकली हमारे सैक्रम और कॉसिक्स से बना होता है, जो कि, और ये हमारे लेटरल सेक्शन में रहते हैं। हमारे जो एंटीरियर सेक्शन में वो, जैसा हमने देखा कि हिप बोन्स होती है, इलियम, ischium एंड प्यूबिस। ये 3 बोन्स हमारे चाइल्डहुड में अलग अलग रहती है, यानी चाइल्डहुड डेज में ये तीनों बोन्स अलग रहती है और जॉइंट रहती है एक दूसरे से ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से। यानी तीनों एक इंडिविजुअल बोन्स की तरह प्रेजेंट होती है और इंटरकनेक्टेड होती है ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से। लेकिन प्यूबर्टी के वक्त ये तीनों बोन्स फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल बोन बनाते हैं। जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है उसके 2 फंक्शंस हैं, और दोनों फंक्शंस आपस में एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी दोनों के ऑपोजिट फंक्शंस। पहला जो फंक्शन है उसमें जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटीज और हमारे जो पेल्विक कैविटीज हैं उनको होल्ड करके रखता है, और वहाँ जो विसरल ऑर्गन्स है उनका वेट या लोड बेयर करता है। उसी के साथ हमारी जो ओपनिंग होती है रेक्टम और यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स, तो वो उसको पियर्स करती है, यानी हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स या पेल्विक फ्लोर एरिया पियर्स करती हैं, या वहां से इंसर्ट होकर के गुजरती, जिससे हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो पेल्विक फ्लोर एरिया होता है वो वीक हो जाता है। तो पहला जो फंक्शन था उसको लोड बियर करना, दूसरा फंक्शन जिसकी वो और रेक्टम या और यूरोजेनाइटल ऑर्गन की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसको पियर्स करके जाते हैं, जिसके कारण वो वीक हो जाता है। तो एक तरफ तो वो लोड बियर करने के लिए स्ट्रेंथनिंग भी है उसमें, दूसरी तरफ यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स के पियर्सिंग के कारण वो वीक भी है। तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कॉन्फ्लिक्टिंग एक नेचर के दोनों फंक्शंस। इन दोनों टास्क को अचीव करने के लिए, या इन दोनों टास्क को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो हमारी पेल्विक फ्लोर होता है उसमें कई तरह की ओवरलैपिंग
मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे रेक्टम, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स और हमारे जो बर्थ है यानी कि हमारे जो डिलीवरी है फीमेल्स में, उसके बाद पेल्विक, इसीलिए पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है क्योंकि वो इन ऑर्गन्स के ओपनिंग के लिए ऑलरेडी वीक रहती हैं, और जब ये ऑर्गन्स एक्स्ट्रा डायलेट करते हैं तो ये और वीक हो जाती है। सेकेंडरी, साथ ही साथ अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो भी ये एडवाइस किया जाता है या ये देखा जाता है कि उसकी पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ही वीक रहते हैं, और वीक होने के कारण वहां पे इनकॉन्टिनेंस होने लगता है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है, पेल्विक फ्लोर मसल्स ऑलरेडी वीक रहती हैं, तो उसमें अगर वहाँ कोई इंजरी होती है या कोई भी ट्रॉमा होता है या किसी भी पैथोलॉजिकल इवेंट या फिजियोलॉजिकल इवेंट के कारण वो फर्दर वीक हो जाती है, तो इनकॉन्टिनेंस जैसी चीजें देखने को मिलती है। कुछ इस तरह का हमारा बेसिक हिप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं एक सैक्रम है, सैक्रम और कॉक्सिक्स है, उसके साथ साथ हमारा एक साइड में इलियम है और इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट है। सैक्रो इलियक जॉइंट जो कि सैक्रम और इलियम को कनेक्ट कर रहे हैं, वो सैक्रो इलियक जॉइंट है। उसी के साथ साथ हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है। नीचे के हिस्से में हमारे कॉक्सिक्स हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, सब प्यूबिक एंगल, इस्कियम प्रेजेंट है, एसिटाबुलम प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे फीमोरल हेड आर्टिकुलेट करते हैं हिप जॉइंट बनाने के लिए, और साथ ही प्यूबिस प्रेजेंट जो कि हमारे इलियम, इस्कियम और प्यूबिस जो कि हमारे मेजर 3 बोन्स होती हैं हिप या पेल्विस रीजन, जो कि चाइल्डहुड डेज में इंडिविजुअली प्रेजेंट रहती है और ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से इंटरलिंक्ड रहती है, लेकिन प्यूबर्टी की एज पहुंचते पहुंचते वो फ्यूज हो जाती है और एक सिंगल बोन बना लेती है। ये है हमारा पेल्विक एरिया, या हम कह सकते हैं इस पिक्चर में हमें पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में देखने को मिल रहा है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं उनको पियर्स करते हुए जा रहे हैं हमारे रेक्टम, वहां से ही नीचे हिस्से में हमारा एनस है, एक साइड में हमारा वेजाइना या यूरेथ्रा हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को पियर्स करते हुए निकल रहे हैं। साथ ही ब्लैडर आउटपुट आउटलेट भी सपोर्ट रहता है, और ब्लैडर पूरा सपोर्टेड रहते हैं, यूट्रस या वोम सपोर्टेड रहते हैं। तो अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनिंग हो जाए या वो पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन ना रहे, तो अल्टीमेटली यूरेथ्रल ओपनिंग या वेजाइनल ओपनिंग या रेक्टम या एनल ओपनिंग में प्रॉब्लम आती है, जो कि इनकंटिनेंस में या इनकंटिनेंस जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पेशेंट को अपने यूरिनरी सिम्टम्स या यूरिन करने की अर्ज बार बार होती है, लेकिन यूरिन होती नहीं, आउटपुट जो यूरिन का होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस पेल्विस में कुछ डिफरेंस होते हैं, जिन्हें हम ट्रू पेल्विस या फॉल्स पेल्विस भी कह सकते हैं। वो कुछ डिफरेंस होते हैं। जो हमारे फीमेल पेल्विस होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, वहीं जो मेल पेल्विस होते हैं वो लंबे होते हैं और नैरो होते हैं और कॉम्पैक्ट रहते हैं। लेकिन फीमेल पेल्विस ब्रॉडर और मेल पेल्विस नैरोअर होते हैं। जो फीमेल इनलेट है वो बड़ा होता है और ओवल शेप का होता है, लेकिन जो मेल में जो पेल्विस प्रेजेंट होते हैं उसमें जो
इनलेट है वो हार्ट शेप का, समवॉट हार्ट शेप का होता है। मेल पेल्विस के जो साइड्स होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं इनलेट से आउटलेट में, लेकिन जो फीमेल पेल्विस के जो साइड्स होते हैं वो वाइड होते हैं और एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं। इंफीरियर प्यूबिक रेमाई जो एंगल जो मेल में होता है वो अप्रोक्सीमेट 70 डिग्री होता है, लेकिन वही ऑप्ट्यूस एंगल बनता है वुमेन में, यानी कि 90 टू 100 डिग्री के बीच का एक एंगल बनता है हमारे वुमेन्स में। सब प्यूबिक एंगल जो मेल में होता है और जो प्यूबिक आर्च जो वुमेन में होता है, जो मेन मैन में जो एंगल होता है उसे हम सब प्यूबिक एंगल कहते हैं, और प्यूबिक आर्च हम कहते हैं उसे वुमेन्स में। जो बोन्स हमारी फॉर्म होती है वो फीमेल में कनकेव होती है, और जो मेल होते हैं उनमें वो स्ट्रेट प्रेजेंट होती है। इसके बोन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेल्स में कम होता है, आउटलेट नैरो कर देता है। वहीं जो फीमेल होते हैं उनके इसके बोन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण जो आउटलेट होता है वो लार्ज होता है। जो स्किन स्पाइन या ट्यूबरोसिटी जो होती है वो हैवी होती है मेल में, लेकिन वही जो शियाटिक जो नॉच प्रेजेंट होता है वो फीमेल्स में वाइडर होता है। इलियक क्रेस्ट, जैसा हमने पिक्चर में देखा था कि इलियक क्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं आउटर बॉर्डर में हमारे, तो इलियक क्रेस्ट जो मेल्स में होते हैं वो ऊपर की तरफ ज्यादा होते हैं और बहुत ही प्रोनाउंस्ड रहते हैं। वहीं जो फीमेल में होते हैं वो डीपर होते हैं और नैरो होते हैं। जो मेल सैक्रम होता है वो लॉन्ग, नैरो और स्ट्रेट रहता है। वहीं जो फीमेल सैक्रम होती है वो शॉर्टर होती है, वाइडर होती है और कर्व्ड शेप में होती है। जो एसिटाबुलम है, यानी एसिटाबुला जो है वो हमारे फीमेल्स में वाइडर होता है एज कंपेयर टू मेल। जो मेल है उसमें एसेटाबुला जो फेस करता है वो लेटरली ज्यादा फेस करता है, वहीं फीमेल्स में वो एंटीरियरली उसका फेस ज्यादा रहता है। इसी के कारण जो मेल का वॉक जब करते हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड सिंगल प्लेन में ज्यादा होता है, लेकिन जो फीमेल है उनकी स्विंगिंग मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं वॉकिंग में, जिसमें फीमर मूव्स, फीमर एक दूसरे के आगे पीछे या लेग आगे पीछे जब मूव करते हैं तो वो एक प्लेन में नहीं होते, लेकिन जो मेल जब वॉकिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करते समय वो एक सिंगल प्लेन में होते हैं। कुछ इस तरह से हमारे मेल मेल पेल्विस दिखते हैं, जिसमें आप इलियक क्रेस्ट देख पा रहे हैं वो ऊपर की तरफ प्रोनाउंस्ड रहती है। जो हमारा एसआई जॉइंट है, सैक्रम है, कॉसिक्स है, फीमर है जो एसिटाबुलम है, वहाँ हमारे फीमरल हेड हमारा आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट बनाता है। इसकियम है प्यूबिस है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है। कुछ इस तरह से हमारा फीमेल पेल्विस होता है, जिसमें इलियक क्रेस्ट डीपर होते हैं, बहुत प्रोनाउंस्ड नहीं रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारे बाकी जो बोन्स हैं हिप बोन्स वो भी प्रेजेंट होती है। इलियम, ischium और प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। फीमेल में जो एंगल बनता है वो ऑप्टिक्स या 90 टू 100 डिग्री का बनता है, मेल में वही 70 के आसपास का एंगल बनता है।
अभी तक हमने पेल्विस के बारे में एक बेसिक जानकारी समझी, या हमने पेल्विक के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझा। अब समझते हैं ओटाइटिस प्यूबिस क्या होता है। ओटाइटिस प्यूबिस एक ऐसी क्रोनिक कंडीशन होती है जो बेसिकली एथलीट में देखी जाती है, जहाँ पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस और पैरासिम्फाइसियल बोन होते हैं, उनमें क्रोनिक कंडीशन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण पेन बहुत रहता है। ये बेसिकली एक ओवर यूज इंजरी होती है, जो कि एबनॉर्मल मसल फोर्स अगर हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में लग रहे हैं, या प्यूबिक सिम्फाइसिस में ओवर स्ट्रेच के कारण, हमारे ओवर यूज के कारण हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में अगर डिस्फंक्शनिंग हो रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो एरिया पेनफुल हो जाता है, जिसके कारण पेल्विक पेन या लोकल टेंडरनेस देखने को मिलता है। ये बेसिकली ऐसे एथलीट्स में ज्यादा होता है जो किकिंग, ट्विस्टिंग, पाइवोटिंग, कटिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं जिसमें फ्रिक्वेंट या एब्रप्ट डायरेक्शनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारे बॉडी में, वो हमारे पेल्विस एरिया में लोकेटेड होता है, और इसीलिए हमारा जो पेल्विस एरिया है वो सबसे स्ट्रेस्ड होता है एथलेटिक एक्टिविटीज में। जो बायोमैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, उसके कारण हमारे, और एक्सीलरेशन डिसलरेशन जो होता है, उससे हमारे प्यूब ओटाइटिस प्यूबिस होने का जो इंसिडेंस होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि बायोमैकेनिकल फोर्सेस की ओवरलोडिंग के कारण, ये हमारी जो मसल्स है, हमारी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पैरासिम्फाइसियल बोन है, उनमें बोन स्ट्रेस रिएक्शंस होती है, क्योंकि उतनी लोडिंग वो सह नहीं पाते, और क्योंकि प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज की गई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते समय, या एब्रप्ट डायरेक्शन चेंज किया गया, जिसके कारण सडन एक्स्ट्रा अमाउंट फोर्स का लगा है या एक्सर्शन हुआ है, तो फिर वहां पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण जो प्यूबिक एरिया है वो हमारा पेनफुल हो जाता है। कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण उस लोकल एरिया में टेंडरनेस देखने को मिलती है, एथलीट को पेन बहुत रहता है, और कई बार तो मूवमेंट करने में भी पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा फील होता है। इस पिक्चर में और क्लियरली हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन कितना क्रोनिक रहता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये बेसिकली तभी होता है जब ओवरलोडिंग हो गई है हमारे प्यूबिक सिम्फाइसियल बोन्स में, और अगर प्यूबिक सिम्फाइसियल बोन्स उस ओवरलोडिंग को सहन नहीं कर पाते हैं, तब वहां पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होता है। ओवर द टाइम बार बार अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है या बार बार ओवरलोडिंग हो रही है, तो वो इन्फ्लेमेशन का ग्रेड बढ़ जाता है, और पेन जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण एथलीट अपनी एथलेटिक एक्टिविटीज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है, जब तक वो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस या ट्रीटमेंट के प्रोसेस से नहीं गुजरता। ओटाइटिस प्यूबिस के बारे में समझने के बाद अब समझते हैं कि ओटाइटिस प्यूबिस होने के कारण क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, जिसमें जैसा कि हमने देखा था कि पेल्विक फ्लोर मसल्स अगर हमारी वीक है, जो कि ऑलरेडी वीक होती है, और प्रेगनेंसी के बाद वो वीक ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ओवर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को पेल्विक फ्लोर मसल्स इतना बेयर नहीं कर पाती है, तो वो और ज्यादा वीक हो जाती है,
जिस वीकनिंग के कारण अगर वहां के प्यूबिक सिम्फाइसिस में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है तो क्रोनिक पेन या ओटाइटिस प्यूबिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी अगर गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुई है जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या पेल्विक फ्लोर मसल्स के टियर हुए हैं या कोई भी सर्जिकल एरर हुआ है तो भी ओटाइटिस प्यूबिस हो सकता है। यूरोलॉजिक सर्जरी, यूरोलॉजिक सर्जरी में अगर हम यूरेथ्रा या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है जिसमें जहां से हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स और ये उनको पियर्स करते हुए निकलते हैं, तो अगर उनमें कोई एरर है या उसके जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उन कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन होता है हमारा ओटाइटिस प्यूबिस। एथलेटिक एक्टिविटीज, रनिंग, फुटबॉल, आइस हॉकी या टेनिस, इन सब में एक सडन चेंज इन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इन एक्टिविटीज में जो एथलीट होते हैं वो सडन अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सडन डायरेक्शन को चेंज करते समय जब हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में ओवरलोडिंग हो जाती है बायोमैकेनिकल फोर्सेस की तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाता है जो कि ओटाइटिस प्यूबिस कहलाता है। कोई अगर ट्रॉमा हुआ है किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी भी एक्सटर्नल ट्रॉमा के कारण ओटाइटिस प्यूबिस हो सकता है। कोई ट्रॉमा हुआ है लेकिन वो माइनर था बट वो बार बार हो रहा है, रिपीटेड ट्रॉमा है तो भी ओटाइटिस प्यूबिस हो सकता है। कोई रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी पैथोलॉजी के कारण ओटाइटिस प्यूबिस हो सकता है। कई बार ओटाइटिस प्यूबिस के कॉजेस अननोन होते हैं यानी कि इडियोपैथिक होते हैं। इसका एग्जैक्ट कॉज पता लगा पाना मुश्किल होता है। अगर हम और स्पेसिफिक कॉजेस के बारे में बात करें तो ओवरलोड या ट्रेनिंग एरर हमारा एक बहुत ही बेसिक कॉज होता है ओटाइटिस प्यूबिस का, जिसमें अगर कोई भी एथलीट हार्ड सरफेस में एक्सरसाइज कर रहा है जैसे कंक्रीट सरफेस में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो ओटाइटिस प्यूबिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ग्राउंड जिस सरफेस में एक्सरसाइज हो रही है वो ग्राउंड या वो सरफेस अनइवन है जिसमें फ्रीक्वेंट डायरेक्शन चेंज हो सकता है तो उस फ्रीक्वेंट डायरेक्शन चेंज के कारण ओवर स्ट्रेस हो सकते हैं हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस और वहां पे एक स्ट्रेस जो बोनी स्ट्रेस है वो हो सकता है जिसके कारण वहाँ क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत लंबे रेस्ट पीरियड के बाद अगर एक्सरसाइज प्रोग्राम रीस्टार्ट किया गया है या रीस्टार्ट करने के बाद प्रॉपर वार्म अप प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज की गई और डायरेक्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है तो ओटाइटिस प्यूबिस होता है। बहुत जल्दी अगर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी या ड्यूरेशन को बहुत जल्दी जल्दी अगर चेंज किया गया है या बहुत जल्दी जल्दी उसको इंक्रीज किया गया है तो भी ओटाइटिस प्यूबिस होने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि उस चेंज को ओवरकम या उस चेंज के साथ एडजस्ट होने में जो हमारा प्यूबिक एरिया है उसको टाइम लगता है। अगर वो टाइम फ्रेम उसे नहीं दिया गया या उस टाइम फ्रेम से पहले ही वापस से इंटेंसिटी या ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है तो ओटाइटिस प्यूबिस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे शूज या फुटवेयर जो हम यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए अगर वो प्रॉपर फिट नहीं है या एक्सरसाइज करते वक्त वो फट गए हैं और हम उन्हीं फटे हुए एक्सरसाइज से अगर हम उन्हीं फटे हुए शूज से अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे ओटाइटिस प्यूबिस के चांसेस बढ़ते हैं।
बायोमैकेनिकल इनएफिशिएंसीज, बायोमैकेनिकल इनएफिशिएंसीज भी एक कॉमन कॉज होता है ओटाइटिस प्यूबिस का, जिसमें कई बार ये देखा जाता है कि अगर हमारे हिप मसल्स या ग्रोइन मसल्स, बटक रीजन, इनमें टाइटनेस है, इनमें स्टिफनेस है या इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ओटाइटिस प्यूबिस या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, अगर लेग की जो लेंथ है उसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो भी ओटाइटिस प्यूबिस होता है, क्योंकि वहां एक यूनिलेटरल स्ट्रेस बढ़ता है। रनिंग और वॉकिंग करते समय जो बायोमैकेनिकल पोस्चर है उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर वो पुअर है तो हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो स्ट्रेस पड़ता है वो एक्सेसिव हो जाता है, और एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण वहां इन्फ्लामेशन हो सकता है। बेसिकली ओटाइटिस प्यूबिस किसी भी ऐसे इवेंट या ऐसे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं जिसमें, जैसे कि सॉकर है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अगर प्रॉपर फुटवेयर यूज नहीं किया गया है तो ओटाइटिस प्यूबिस का खतरा बढ़ जाता है। सॉकर, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, इनमें एक फ्रिक्वेंट चेंज की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन में, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं ओटाइटिस प्यूबिस होने के। रिस्क फैक्टर्स, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें किकिंग, सडन एक्सलरेशन या डिसलरेशन जैसे चीजें इन्वॉल्व हैं, सडन डायरेक्शनल चेंज जैसी चीजें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस एरिया में ओवर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब वहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। किसी भी कारणवश अगर हमारे हिप की मोबिलिटी कम है, यानी वहाँ का जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम है, ये मसल स्टिफनेस के कारण हो सकता है, टाइटनेस के कारण हो सकता है, तो हमारे ऐसे पेशेंट्स को ओटाइटिस प्यूबिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या वो रिस्क में ज्यादा होते हैं। अगर हमारी जो हिप एडक्टर मसल्स है वो वीक है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं हमारे हिप जॉइंट के मूवमेंट्स को, और अल्टीमेटली हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में ओवर स्ट्रेस हो जाता है, जो कि इंफ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई पहले से ही कोई इंजरी रही, या जिस इंजरी को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से होकर गुजरा नहीं गया है, तो ओटाइटिस प्यूबिस का खतरा बढ़ जाता है अगर वो इंजरी हमारे हिप रीजन की इंजरी है तो। हमने बात किया ओटाइटिस प्यूबिस के बारे में, हमने बात किया उसके कॉजेस के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं ओटाइटिस प्यूबिस के लक्षण के बारे में, यानी कि उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जब भी हम ओटाइटिस प्यूबिस के लक्षण की बात करते हैं या उसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो लोकलाइज्ड पेन हमें देखने को मिलता है, या पेशेंट्स ज्यादातर लोकलाइज्ड पेन और रेडिएटिंग नेचर का जो पेन है वो देखने को मिलता है। पेन लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है, एडक्टार पेन हो सकता है, और जो कि हमारे प्यूबिक एरिया में जनरली लोकलाइज्ड रहता है, बहुत ज्यादा रेडिएटिंग नेचर का नहीं है, लेकिन हमारे जो प्यूबिक एरिया है उसमें वो रेडिएट करते हैं। जो पेन है वो हमारा एग्जैगरेट हो जाता है अगर हम कोई भी रनिंग या किकिंग या पुशिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ऐसा करने से पेन एग्जैजरेट हो रहा है, पेन बढ़ रहा है,
तो ये एक सिम्टम है कि पेशेंट ओटाइटिस प्यूबिस का हो सकता है। नॉर्मल वॉकिंग या स्टेयर क्लाइंबिंग या कफिंग या स्नीजिंग जैसी एक्टिविटीज में भी अगर प्यूबिक एरिया, हिप रीजन, इस एरिया में पेन सेंसेशन हो रही है तो पेशेंट ओटाइटिस प्यूबिस का हो सकता है। अगर बैठते वक्त या बैठ के खड़े होते वक्त कोई क्लिकिंग या पॉपिंग जैसा सेंसेशन है, बेड में टर्न होते वक्त कोई क्लिकिंग या पॉपिंग जैसा सेंसेशन है प्यूबिक एरियाज में, तो ये एक ओटाइटिस प्यूबिक के प्रमुख लक्षणों में से एक होता है। प्रिवेंशन। ऑल्दो ओटाइटिस प्यूबिस को प्रिवेंट करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी, लेकिन अगर ओटाइटिस प्यूबिस हो गया है तो ओटाइटिस प्यूबिस को मैनेज भी इजीली किया जा सकता है। उसके लिए प्रॉपर वार्म अप करना बहुत जरूरी है। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्टार्ट करने से पहले, किसी भी एथलेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। और ये वार्म अप एक वेल स्ट्रक्चर्ड वार्म अप होना चाहिए जो हमारे लंग्स, हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट्स, इन सब को रेडी कर दे आने वाली जो स्ट्रेनियस एक्टिविटी। बेसिकली जो वार्म अप का फंक्शन है वो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज करना है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, हमारे लंग्स, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स को जो स्टिफ है उनको रेस्ट पीरियड से एक्टिव करना है। अगर ये वार्म अप प्रॉपरली किया जाता है, सही टेक्निक में किया जाता है, तो ओटाइटिस प्यूबिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। किसी भी ऐसी एक्टिविटी से दूर रहना जिससे पेन क्रिएट हो रहा है। अगर पेशेंट को पेन पहले है या पहले कोई ऐसी इंजरी रही है जिससे उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है या पेन बढ़ जाता है, तो ऐसी चीजों में हमें इन्वॉल्व रहने से पहले हमें बचना चाहिए। उसी के साथ प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी भी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी है। एक सही अमाउंट में रिकवरी टाइम, यानी हमारे ओवर ट्रेनिंग ना हो, बॉडी की बॉडी ओवर एग्जर्ट ना हो, इसके लिए प्रॉपर रिकवरी होना बहुत जरूरी है। अगर रिकवरी अच्छी है तो रेस्ट पीरियड अच्छे हैं तो डेफिनेटली हम ओटाइटिस प्यूबिस जैसी कंडीशन से इजीली बच सकते हैं। स्ट्रेचनिंग और स्ट्रेंथनिंग। ओटाइटिस प्यूबिस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो हिप और ग्रोइंग मसल्स हैं उनकी कंडीशनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एथलेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें हमारी जो हिप और ग्रोइंग मसल्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथनिंग और साथ ही जो हमारी कोर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। एब्डोमिनल मसल्स हमारे पेल्विक फ्लोर मसल से एसोसिएटेड है, तो अगर हमारे एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग रहेगी तो साथ ही हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे और हमारी जो हिप और ग्रोइंग रीजन होगा वो ज़्यादा सपोर्टेड होगा। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर फुटवेयर। किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले हमें अपने फुटवेयर को चेक कर लेना चाहिए। क्या वो फुटवेयर अप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है, उनमें प्रॉपर कुशन है या नहीं है, या वो हमारे लेग्स और नीज में कोई अननेसेसरी प्रेशर या स्ट्रेस तो नहीं डाल रहे हैं। इन सब एक्टिविटीज को ध्यान रख के ही हमें अपने फुटवेयर को डिसाइड करना चाहिए। जिस नेचर का हमारा इवेंट है या जिस नेचर की हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उस नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपने फुटवेयर्स को चेंज करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ओटाइटिस प्यूबिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।